वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। स्टूडेंट्स, कैसा हो कि अगर चीज़ें अनोइंगली दरियाफ्त हो और वो दरियाफ्त भी बहुत ही सरप्राइजिंग हो, बहुत ही शॉकिंग हो। कैसा हो कि अगर एक आदमी को अनपढ़ कहकर पीछे छोड़ दिया जाए और उस पर ज़्यादा फोकस ना किया जाए, लेकिन जब वो मर जाए तो उसके काम को बड़े बड़े साइंसदान महजूज हों और उसके काम से काफ़ी हद तक इंस्पायर हों। तो आज के टॉपिक में हम ऐसे ही साइंसदान के मुतालिक पढ़ने वाले हैं जिसको शुरू में तो नहीं समझा जाता था, लेकिन बाद में काफ़ी हद तक लोग उसको समझने लगे। तो इस आज का हमारे टॉपिक का नेम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ स्टेडी करंट। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम ज़रा इस टॉपिक के कुछ बेसिक कंसेप्ट सीख लेते हैं कि इस टॉपिक के कुछ बेसिक कंसेप्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, इस पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सिर्फ दो बातें हमने करनी है। पहली बात यह है कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब भी कहीं चार्ज मूव करता जा रहा होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। और दूसरा पॉइंट, पूरी मैग्नेटिज्म का की पॉइंट याद रख लें कि मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो ही उस मूविंग शुदा चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, यानी किसी मैग्नेटिक फील्ड को रख कर उसमें चार्ज को मूव करवाएंगे तो उस चार्ज पर एक फोर्स लगेगी। आज जो है हम इस पहली कैटेगरी के मुतालिक आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, यानी कि जब चार्ज मूव करेगा तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। ठीक हो गई बात। अच्छा, उसके बाद इन बेसिक पॉइंट्स के अंदर एक और पॉइंट है जो कि मैंने पिछले टॉपिक के अंदर भी डिस्कस किया था, और वो ये था कि अगर हम एक मैग्नेट लें जो कि इस शेप का मौजूद है, इसके दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। इस तरह के मैग्नेट को, जो इस तरह का स्ट्रेट होता है, इसका नाम रखा जाता है बार मैग्नेट। और इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, साउथ पोल में एंटर होती हैं, और इसका स्केच ऐसा होता है जिसको हमने पिछले लेक्चर में इन डिटेल प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू भी देखा था। और इस बेसिक कंसेप्ट्स में लास्ट वन पॉइंट जो सबसे अहम है, ये हमारे बुक का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन आई थिंक इन टॉपिक्स, इन पॉइंट्स को समझना निहायत ही ज़रूरी है। तो फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास दो मैग्नेट हैं, ये मेरे पास मैग्नेट है, ये इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल रेड वाला और ये वाला भी नॉर्थ पोल है। अब क्या लगता है आपको कि जब मैं ये दो मैग्नेट करीब लेकर आऊँगा तो क्या ये अट्रैक्ट कर पाएंगे? नहीं कर रहे। देखें, ये इसको रिपेल करके इधर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है बात ये? अब सवाल ये है कि ये क्यों रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, किस वजह से रिपल्शन शो कर रहे हैं? तो इस दौरान एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया जो कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स से अलग कंसेप्ट है, और वो ये कंसेप्ट था कि इसके गिर्द एक फील्ड है और इस नॉर्थ पोल की वजह से भी, इस मैग्नेट की वजह से भी एक फील्ड है। दोनों फील्ड इस दरमियान वाली स्पेस में चेंज प्रोड्यूस करते हैं, और उस चेंज को आगे मुंतकिल होने में कोई ना कोई वक्त लगता है, और इसी चेंज के दौरान ही एक फोर्स लगती है। यानी ये जो अब का हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कंसेप्ट है, इसके अंदर टाइम इन्वॉल्व है। इससे पहले जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी उसमें ये बात की गई एक्शन एट अ डिस्टेंस, यानी उसके लिए दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए कोई भी टाइम रिक्वायर नहीं है, स्पेस में कुछ भी नहीं होता, ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहती थी, और उसके लिए कोई टाइम नहीं लगता। सपोज मैं इसकी मिसाल लेता हूँ, न्यूटोनियन मैकेनिक्स ये कहती है कि सूरज से रोशनी अगर फ़र्ज़ कर रहे हैं ज़मीन तक पहुंचनी है तो वो एग्जैक्टली विद इन नो टाइम पहुंच जाएगी। लेकिन ये तो बाद में आके आइंस्टाइन ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि नहीं, इसके लिए 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। लेकिन उस आइंस्टाइन के कंसेप्ट से पहले जो मेन फील्ड का कंसेप्ट दिया था वो उस अनपढ़ साइंसदान ने दिया था, जिसके बारे अभी हम स्टडी करने वाले हैं। बहरहाल दो बातें याद रखनी है कि जब दो मैग्नेट एक दूसरे के करीब आए तो वो पहले स्पेस के अंदर फील्ड की वजह से चेंज प्रोड्यूस करते हैं, और वही चेंज कुछ टाइम लेती है आगे मुंतकिल होने में, और वहाँ उस पर वो फोर्स लगाती है। एनी हाउ, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, और वो टॉपिक हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ स्टेडी करंट। अब यहाँ लफ्ज़ है स्टेडी करंट। इस स्टेडी करंट का क्या मतलब है? स्टेडी करंट का मतलब ये है कि किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से पर्टिकुलर टाइम में कांस्टेंट चार्जेस या कांस्टेंट करंट फ्लो करे। सपोज यहाँ मेरे पास एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और यहाँ बैटरी के थ्रू कन्वेंशनल करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो कर रहे हैं। सपोज हर सेकंड के बाद यहाँ से इक्वली करंट फ्लो कर रहे हैं, तो इस तरह के करंट को हम क्या नाम देंगे? स्टेडी करंट। अब यहाँ नाम से जाहिर है कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ स्टेडी करंट, यानी इस करंट के मकनातीसी असरात,
यानी इस टॉपिक में हमने इस करंट के मकनातीसी असरात को स्टडी करने हैं। तो अब सबसे पहले ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंट अननोइंगली परफॉर्म हो रहा था। उस वक्त ये पता ही नहीं था कि क्या करंट का यानी इलेक्ट्रिसिटी का और मकनातीसियत का भी कोई रिलेशन हो सकता है, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन एक साइंसदान थे हांस क्रिश्चियन और एस्टेड, वो अननोइंगली एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे और उन्होंने एक बैटरी लगाई हुई थी और साथ एक स्विच था और साथ उन्होंने एक तार लगाई हुई थी। वो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक उस तार के नज़दीक मैग्नेट पड़ा हुआ था और पता नहीं है कि वो कहाँ से आया, जस्ट उसके नज़दीक उस बैटरी में कहीं पड़ा हुआ था और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की इसकी जो नीडल थी वो ज़मीन के ज्योमेट्रिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल की अलॉन्ग थी जब बैटरी कनेक्ट नहीं की गई थी। और जब बैटरी कनेक्ट नहीं की गई थी, इसमें मौजूद, इस तार में मौजूद, कंडक्टर में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे थे। हुआ क्या, जो ही इसको हमने कनेक्ट किया यानी कि ऑरेस्टेड ने स्विच को ऑन किया, तो स्विच को ऑन करते ही फौरन इसमें से कन्वेंशनल करंट यूं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करना शुरू कर दिया। अब कन्वेंशनल करंट फ्लो करने का मतलब ये था कि इसमें मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो पहले रैंडम डायरेक्शन में थे उनकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन आ गई और इन फ्री इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन के अपोजिट थी। बहरहाल ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो इलेक्ट्रॉनिक करंट होते हैं जो कि कन्वेंशनल करंट के अपोजिट फ्लो करता है। लेकिन याद रख लें, ये की पॉइंट है, इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने कन्वेंशनल करंट को डील कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट को डील नहीं करना। और यहाँ जितने भी कंसेप्ट सीखेंगे करंट की डायरेक्शन वाले, मैग्नेटिक फील्ड वाले, वो तमाम के तमाम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शंस को लेकर ही डील करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक उसके अपोजिट हो जाएगा। तो जब हम कन्वेंशनल सीख लेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक वाले उसके अपोजिट हम बना देंगे। तो बहरहाल इसमें से कन्वेंशनल करंट फ्लो करना शुरू कर देते हैं और ये कन्वेंशनल करंट इस तरफ फ्लो करता जा रहा है जी। ठीक हो गया। अब जिस वक्त करंट फ्लो करने लगा तो इसमें उसने ऑरेस्टेड ने ये देखा कि वो नीडल जो पहले ज़मीन के ज्योमेट्रिकल साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ थी, अचानक ये वाली नीडल इस तरफ डिफ्लेक्ट कर गई, इस तरफ को डिफ्लेक्ट कर गई। वो बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या हो गया है कि जो नीडल पहले बिल्कुल स्ट्रेट थी, जो कि ज़मीन के ज्योमेट्रिकल साउथ और नॉर्थ पोल की तरफ थी, वो अब अचानक डिफ्लेक्ट हो गई है। तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए लेकिन उसको कोई बात समझ नहीं है। उस वक्त जो साइंसदान सबसे ज़्यादा इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते रहे और इसकी रीज़न समझते रहे, उनमें एक साइंसदान था एंड्रे मैरे एम्पियर, जिसने करंट को इंट्रोड्यूस करवाया, यानी I=Q/T फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया और करंट के कंसेप्ट को। बहरहाल ये साइंसदान इस कंसेप्ट को, इस मैग्नेटिक नीडल्स की यानी मैग्नेटिक कंपस की नीडल की डिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करने में नाकाम रहा। उसके बाद एक और साइंसदान भी था और ये वो साइंसदान है जिसके बारे में बात कर रहा था। ये ऐसा साइंसदान है जो कि अनपढ़ साइंसदान जिसको कहा जा सकता है, जिसने बचपन में कभी पढ़ा नहीं था। अगर मैं कभी आने वाले लेक्चर्स में इसी माइकल फैराडे पर इन डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा, इसकी पूरी ज़िंदगी पर, और बड़ी कमाल की हिस्ट्री है इसकी। बहरहाल चंद एक बातें जो मैं आपको बता देता हूँ वो ये है कि ये माइकल फैराडे जस्ट इमेजिनेशंस करता था, क्योंकि ये बचपन में पढ़ा नहीं था, इसकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं थी, उसको कुछ भी नहीं आता था और इस वजह से ये जस्ट ख्याली बातें करता था। इसकी ख्याली बातों पर लोग ज़्यादा कान नहीं धरते थे और वो ज़्यादा इस पर फोकस ही नहीं करते थे। क्यों? उसकी वजह ये थी कि 1665 में और 63 में न्यूटन ने अपने 4 लॉज मैथमेटिकल फॉर्मेशन में रिप्रेजेंट करके लोगों के माइंड में एक बात बिठा दी थी कि जब भी साइंस को एक्सप्लेन किया जाए तो उसके लिए मैथमेटिक और होना ज़रूरी है। लेकिन माइकल फैराडे एक साइंसदान, ये एक अनपढ़ साइंसदान था, इसको मैथमेटिक आती ही नहीं थी। इस वजह से ये जस्ट एक्सपेरिमेंटेशन करता था और जस्ट इमेजिनेशन पे यकीन करता है। इमेजिनेशन और इमेजिनेशन के बाद एक्सपेरिमेंट। बहरहाल आने वाले वक्तों में मैक्सवेल ने माइकल फैराडे के तमाम कंसेप्ट्स को, तमाम एक्सपेरिमेंट्स को समझा और उसको ये एहसास हो गया कि माइकल फैराडे के तमाम एक्सपेरिमेंट करेक्ट हैं। तो उसके बाद माइकल फैराडे ने इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को मैथमेटिकल फॉर्म दी और मैथमेटिकल फॉर्म देने के बाद इस मैक्सवेल ने इसको नए लॉज की सूरत में पेश किया
और लोगों ने उस पर यकीन करना शुरू कर दिया कि वाकई ही ये जो माइकल फैराडे ने इमेजिनरी बातें की थी वो सारी बातें करेक्ट हैं। और इसका मैं माइकल फैराडे का एक और आपको बताता हूँ कि कौन कौन से लोग थे जो कि इस माइकल फैराडे से इंस्पायर थे। अगर मैं बात करूँ 20वीं सदी के मशहूर और बड़े साइंसदान की, जो कि आइंस्टाइन था। अगर तारीख में लिखा गया है कि आइंस्टाइन के कमरे में सिर्फ 2 लोगों की तस्वीरें थी, यानी वो 2 लोगों से ज़्यादा इंस्पायर था। एक था न्यूटन। चले, न्यूटन की तो समझ आती है कि उसने अपने 4 लॉज पेश किए और उसने तारीख के बड़े लॉज पेश किए, मैकेनिक्स के बड़े लॉज उसने पेश किए। लेकिन माइकल फैराडे से वो काफ़ी हद तक इंस्पायर था, यानी कि माइकल फैराडे के कंसेप्ट्स ने आइंस्टाइन को भी उसके दिमाग को में सोचने पर मजबूर कर दिया कि फील्ड नामी कोई कंसेप्ट है जो कि काफ़ी हद तक हमारे नए आने वाले कंसेप्ट्स को, ग्रेविटी के कंसेप्ट्स को इम्पावर कर सकता है। बहरहाल अब हमें ये बात क्लियर हो गई कि इन साइंसदानों की कंट्रीब्यूशन के बाद जो एक्सपेरिमेंट बाद में परफॉर्म किए गए वो कौन से 2 एक्सपेरिमेंट थे। अब हम उन 2 एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं। इसमें एक पहला एक्सपेरिमेंट ये था कि इसके अंदर डिफरेंट मैग्नेट्स लिए जो कि इसके करीब रख दिए। जैसे देखें यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर मैंने 6 मैग्नेटिक कंपसेस लिए हुए हैं और 6 मैग्नेटिक कंपस लेकर दरमियान में एक नीडल ज़ाहिर की हुई है, दरमियान में एक वायर ज़ाहिर की हुई है और वायर को हमने तार के साथ जोड़ा हुआ है। ठीक हो गया। अब फिलहाल हमने स्विच को ऑन नहीं किया हुआ, तो आप देख रहे हैं कि इसकी मैग्नेटिक कंपस की जो नीडल्स हैं वो एक ज़मीन के ज्योमेट्रिकल नॉर्थ और साउथ पोल के अलॉन्ग मौजूद हैं। ठीक हो गई बात ये। अब आप देखें, जो ही मैंने बैटरी ऑन की तो बैटरी ऑन करने पर देखें इनकी नीडल में डिफ्लेक्शन आ गई। जो ही डिफ्लेक्शन आई तो इस चीज़ की पहचान है कि इसके गिर्द कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो कि डिफ्लेक्ट करवाती है। माइकल फैराडे ने इमेजिनेशन की कि वो जो इसके गिर्द चीज़ मौजूद है ये कोई फील्ड नामी चीज़ मौजूद है। और जब इसने फील्ड नामी चीज़ का कंसेप्ट दिया, लोगों ने इसको पागल, जुनूनी और वहमी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि ये एक अनपढ़ साइंसदान था, लोग फोकस ही नहीं करते थे। बहरहाल तो यूँ इससे आप ये देख रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कि यहाँ पर करंट पास करने पर इसकी नीडल एक सीमत में सर्कुलर डिफ्लेक्ट कर गई हैं। सिमिलरली अगर मैं अब देखें करंट की डायरेक्शन को अपोजिट कर रहा हूँ, जो ही करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करूँगा तो रिवर्स यानी कि इस वायर में जब डाउनवर्ड डायरेक्शन करूँगा तो डाउनवर्ड की सूरत में इसकी नीडल इसके अपोजिट में डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ देखें, जो ही करंट की डायरेक्शन हमने रिवर्स की तो रिवर्स करने पर नीडल की डिफ्लेक्शन अपोजिट सीमत में आ गई है। तो यहाँ से वाज़ेह हुआ कि करंट की सीमत के मुताबिक ही नीडल की डिफ्लेक्शन होती है। अभी हम आगे देखेंगे कि किस लॉ के ज़रिए हम इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की सीमत को मालूम करते हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं एक और एक्सपेरिमेंट आपको दिखा दूं। इस एक्सपेरिमेंट में देखें कि हमारे पास हमने कार्डबोर्ड लिया हुआ है और ये इस कार्डबोर्ड के अंदर से हमने एक सुराख किया और इस सुराख के अंदर सुराख करके हमने एक तार गुजार दी। तार गुजारने के बाद अब देखें इसके ऊपर हमने आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकल कर दी हैं, यानी कि जिसको हम उर्दू में लोहे चून भी कहते हैं। वो आयरन के छोटे छोटे पीसेस स्प्रिंकल किए और यहाँ स्प्रिंकल करने के बाद जो ही अब मैंने बैटरी कनेक्ट की तो बैटरी कनेक्ट करने के बाद आपने देखा कि ये कुछ वक्त के बाद, देखें अभी कुछ देर के बाद यहाँ पर ये देखें ये हो गया हमारे पास इस जगह पर ये इस तार के नज़दीक सर्कुलर फील्ड लाइंस आ चुकी हैं। ये इस चीज़ का प्रूफ है कि वाकई ही तार में से करंट गुजरने पर उसके गिर्द जो फील्ड लाइंस पैदा होती हैं वो सर्कुलर फॉर्म में होती हैं। ठीक है बात ये। बहरहाल इन 2 एक्सपेरिमेंट के बाद अब हम ये देख रहे हैं कि इसके गिर्द जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है वो किस शेप में होती हैं। आया कि वो एंटी क्लॉकवाइज हैं या क्लॉकवाइज हैं, उसके लिए हम एक लॉ को डिस्कस करते हैं। और ये लॉ क्या है जी? दिस लॉ इज कॉल्ड राइट हैंड ग्रिप रूल टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ स्ट्रेट कंडक्टर। तो फर्ज कर लें ये कंडक्टर है और इसकी साइड पर हमने एक बैटरी लगाई हुई है और इस कंडक्टर में बैटरी लगाने पर करंट इसमें से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। कन्वेंशनल करंट की बात कर रहा हूं, याद रख लें किस करंट की? कन्वेंशनल करंट की बात कर रहा हूं और ये ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। अब ये लॉ हमें क्या कहते हैं? ये लॉ हमें ये कहता है कि आप इस तार को अपने राइट हैंड में इस तरह से पकड़ें कि आपका जो थंब हो, इरेक्ट थंब, वो करंट की सीमत में हो और आपकी जो कर्लिंग फिगर हैं वो जिस सीमत में मुड़ती नजर आएंगी वो सीमत किसकी होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की होगी। यहां मिसाल ले रहे हैं कि इस जगह पर ये हमारे पास एक तार है, इसमें हमने
इसमें जो थंब है वो करंट की सीमत में शो किया हुआ है और जो कर्लिंग फिगर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो यहाँ से पता लगा कि जब करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उनकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब मैं इसको उलट कर देता हूँ, जो ही मैं इसको रिवर्स करूंगा करंट की सीमत को, तो करंट की सीमत को रिवर्स करने पर करंट ऊपर से नीचे यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब अगेन उसी तरह क्या करूं, मैं अब अपने राइट हैंड की इरेक्ट थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाऊं और जो कर्लिंग फिगर है वो किसी मत में यूं, और इसकी सीमत आपको कैसे नजर आ रही है, क्लॉकवाइज नजर आ रही है, यूं देख सकते हैं या यूं देख लें। तो यहां से पता लगा कि दो एमसीक्यूज माइंड में रखें, जब करंट अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज पैदा होगा, और अगर जब करंट डाउनवर्ड है तब मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्लॉकवाइज पैदा होगा। ठीक है, लास्ट फाइनली एक एक्टिविटी दी गई है हमारी बुक में, और वो एक्टिविटी क्या है, इसी एक्टिविटी को मैं यहाँ पर देखें प्रैक्टिकली परफॉर्म करा के दिखा रहा हूँ। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड ले सकते हैं आप। अगर कार्डबोर्ड नहीं लेना तो आप इसके अंदर एक बोर्ड, जिस तरह ये इसमें ग्लास का शीशे का एक बोर्ड लिया हुआ है और इसके अंदर हमने आयरन फिलिंग्स को बखेर दिया। अब आयरन फिलिंग्स को बखेरने के से पहले एक काम और करना है, वो ये है कि इसके अंदर आप दो सुराख कर लें। दो सुराख नज़र आ रहे हैं और इन्हीं दो सुराखों के अंदर से हमने क्या किया हुआ है, ये दो इसके अंदर से वायर्स को गुजारा हुआ है, और ये वायर्स को गुजारने के बाद आगे आप इसको बैटरी से कनेक्ट कर दें। अब जो ही आप बैटरी ऑन करेंगे तो आपको बुक वाला ये कहता है कि ये बताएं कि इससे हमें जो पैटर्न नज़र आएगा, क्या वो पैटर्न इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जैसा होगा या नहीं होगा। उसने सवाल किया है, इसका आंसर हमारी बुक में नहीं है, लेकिन देखें आपको यहाँ इस एक्टिविटी में क्या नज़र आया। इस एक्टिविटी में ये नज़र आया है कि यहाँ ये जो पैटर्न है ये बार मैग्नेट जैसा नहीं है, बल्कि इनमें दोनों वायर्स के करीब इस तरह की सर्कुलर पैटर्न नज़र आया मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इट्स पैटर्न इज नॉट लाइक अ बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड, बट इट इज़ समहाउ सर्कुलर इन अक्रॉस दी बोथ वायर, जो वहाँ हमने दो वायर लगाई हैं। ठीक हो गया, तो उम्मीद काफ़ी है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर फिर भी इन केस इसमें कोई इशू नज़र आता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।